स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। स्टूडेंट्स, ये टर्म आपके लिए नहीं होगी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। Colligative properties can be defined as the one properties which depends upon the number of particles in a solution। यानी कि ये वो physical properties हैं जो कि number of solute particles पे depend कर रही होती हैं and not on any their size or their chemical nature। यानी कि स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही हैं सोल्यूट पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, उनकी केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होती। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में अगर मैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करूं तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पैदा होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ व्हेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ एडेड टू इट। यानी कि स्टूडेंट्स, जब हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड किया तो एज अ रिजल्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे अफेक्ट होती हैं, ये हमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बताती हैं। स्टूडेंट्स, जब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनके अंदर रह के हम उनको प्रॉपरली डिस्कस कर रहे होते हैं। आपका जिस सोल्यूशन के अंदर आप स्टडी कर रहे होते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को, स्टूडेंट्स, उसको डाइल्यूट होना चाहिए। आपका जो सॉल्यूट है उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट ना कर रहा हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, यानी कि जो सोल्यूट जिससे आप डील कर रहे हैं उसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि हम नॉन वॉलेटिलिटी या नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सेंट्रलाइज कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी हैं जो जनरेट होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो 4 तरह की प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स जो अफेक्ट हो रही होती हैं। एक तो आपके पास आती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे होते हैं तो हमने पहले भी स्टडी किया कि वेपर प्रेशर ऐसे सोल्यूशन का लोअर हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट कि जो प्योर सॉल्वेंट में उसकी सिचुएशन थी या जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, अब उस सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो बॉयल कर सके, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी वैसा नहीं रहता जैसा कि प्योर सॉल्वेंट का होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी चेंज आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। सबसे पहले स्टूडेंट्स चलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। स्टूडेंट्स, एक कॉमन सी बात है जो आप याद रखेंगे इन चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए कि स्टूडेंट्स, इनका सबसे बड़ी एप्लीकेशन, सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस इन प्रॉपर्टीज़ की ये है कि इससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट डिटर्मिन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हमें किस सेंस में ज़्यादा चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है जब हम पॉलीमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। पॉलीमर्स या पॉलीमर सॉल्यूशन को डील करते हुए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए या पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो उसका सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि हम मॉलिक्यूलर मास के लिए फार्मूला निकालें यूजिंग द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ और आपके पास इजीली मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा आपके रिक्वायर्ड पॉलीमर का और ये काम भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम डिटर्मिन करते हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, फ्रॉम राउल्स लॉ डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स फर्दर किसके इक्वल होता है? x2 इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड दैट ऑफ द कंपोनेंट्स n1 प्लस n2। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, या उसका जो हम वॉल्यूम ले रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सोल्यूट, तो हम n2 को निगलेक्ट कर लेते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। एज अ रिज़ल्ट आप इस तरह से इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1। ये हो गए स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप नंबर ऑफ मोल्स की जो इक्वेशन है इसको आप ओपन कर लेंगे। वो कैसे करेंगे कि आपने नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स बाय मोलर मास है, तो आप इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय M1
इंटू W1। अब क्या करेंगे कि आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। M2 विल बी इक्वल टू P नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा P, M2 P नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को, जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल वही उन्हीं स्पेसिफिक रीजंस के लिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट होता है, जिन स्पेसिफिक रीजंस के लिए आपका जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो लोअर हो जाता है अपॉन द एडिशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप डिफाइन इसको कैसे कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को आप प्रैक्टिकली जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपनी लैब्स में डिटरमिन कर सकते हैं उस मेथड को आप कहते हैं लैंड्सबर्जर्स मेथड। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास एक स्पेशल फॉर्मूला है जो कि कुछ इस तरह से है, elevation of boiling point is equal to the difference between the boiling point of solution minus boiling point of that of solvent। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमेशा जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं एज अ रिजल्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो डेल्टा टी बी जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। अब जब इस इक्वेशन को हम ओपन अप करते हैं तो ये रिप्लेस हो जाता है विद अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड एज KBM, जिसको स्टूडेंट्स KB को हम कहते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विच इज डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड कर रहा होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आती है। मोलैलिटी के लिए जब आप फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो वो होता है M इज इक्वल्स टू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। ये आपको पता है स्टूडेंट्स। अब ये मोलैलिटी की जो एक्सप्रेशन है इसको आप इसकी वैल्यू में पुट कर देंगे तो आपके पास डेल्टा TB के लिए वो वैल्यू आ जाएगी। उसी में से स्टूडेंट्स आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें तो कुछ ऐसे आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। अब स्टूडेंट्स M2 को आप बाहर निकालेंगे तो आपके पास फॉर मॉलिक्यूलर मास आपका सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं टू चेक आउट द या टू स्टडी द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। आप क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। तो स्टूडेंट्स जब आप सॉल्वेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कर्व आ रहा है उसको आप बोलेंगे कर्व AB, और जो सोल्यूशन के लिए आपके पास कर्व आ रहा है उसको आप बोलेंगे CD। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो डिफरेंस आ रहा है इसको आप बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन आप इसे कहेंगे जो कि इक्वल है T2 माइनस T1 which is that of solution and that of temperature of boiling point temperature of pure solvent। बाकी स्टूडेंट्स आप boiling point की डेफिनेशन के साथ अच्छे से फेमिलियर हैं। स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह जिस तरह आप कोई भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जब किसी प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होने के साथ साथ उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाता है, जैसे कि हमने थोड़ा बहुत इसको पहले भी स्टडी किया। अब स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस अ लिक्विड सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन इट्स लिक्विड फॉर्म एज वेल एज इट्स सॉलिड फॉर्म, यानी कि वो अपनी दोनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट कर रहा होता है।
स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम वैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके लिए एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हम कुछ ऐसे लिखेंगे, डेल्टा टी एफ is directly proportional to the molality of the solution, where delta TF is equals to KFM, where KF is the cryoscopic constant. cryoscopic constant होता है और इसका जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस पर मोल होता है या डिग्री सेल्सियस पर मोलर होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसमें वही मोलैलिटी वाला एक्सप्रेशन डाल सकते हैं इसी इक्वेशन के अंदर और आपके पास मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाता है जिससे आप पॉलीमर्स का स्पेसिफिकली मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। स्टूडेंट्स मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड in 1 किलोग्राम ऑफ दैट ऑफ सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी वैसे ही अपरेटस डिज़ाइन किया गया जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिन करने के लिए किया गया। मेथड जो हम एम्प्लॉय करते हैं उससे हम बोलते हैं बेकमैन्स मेथड। अब स्टूडेंट्स हम सिंपल एक ग्राफ के थ्रू जो कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान होता है उसको प्लॉट करके आप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ये वाला जो कर्व है आपका ये सॉलिड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड सॉल्वेंट को, और ये उसकी लिक्विड स्टेट को प्रेजेंट करता है। ये आपके पास जो डी पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये जिसका इसका जो डिफरेंस है ये डेल्टा टी एफ के इक्वल होता है जो कि आपको बताता है कि किस हद तक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो चुका है।